इस देश में जो लोग रहते हैं वो खेती और किसानी से जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए किसान पंचायत के नाम से पहले संगठन बनाया गया था, जिसका नाम अब बदलकर पतंजलि किसान सेवा समिति कर दिया गया। युवाओं की एक बड़ी आबादी इस देश में है। युवाओं को जोड़ने के लिए पहले युवा प्रकोष्ठ कार्य करता था, उस युवा प्रकोष्ठ को बदलकर फिर युवा भारत के नाम से एक अलग से संगठन बनाया गया। और आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 वर्षों से लगातार हम जब बात करते थे तो हम पूछते थे कि आपने युवा भारत का प्रभारी बनाया या नहीं बनाया। तो कोई संगठन जब जन्म लेता है तो हवा में कभी भी किसी संगठन का जन्म नहीं होता। पहले संघर्ष किया जाता है, सेवा की जाती है, तप पुरुषार्थ किया जाता है, धीरे धीरे एक विचार लोगों के मन में डाला जाता है, फिर वो संगठन का रूप लेता है। और अभी इन युवा शिविरों के माध्यम से युवा भारत के लिए और बहुत बड़ी कार्य करने की योजना है। इस युवा संगठन को और प्रामाणिकता के साथ जो अपने जिला और राज्य स्तर पर अभी युवा भारत संगठन को और जो गति से काम कर सके, उसके लिए योजना बनाई गई है कि केंद्रीय स्तर से हम उसके लिए युवाओं को जो संभव है स्कूटर, मोटरसाइकिल से लेकर गाड़ी तक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो हमारे ये 5 संगठन काम करते हैं। पतंजलि योग समिति, अब आप देखेंगे कि 5 संगठनों का काम क्या है। 5 संगठनों का काम मिला जुला है। अभी आप देखते हैं तो 5 संगठनों का जो प्रमुख काम है वो क्या है? योग का प्रचार प्रसार करना। हमारे मूल में क्या है? योग हमारे मूल में है। पतंजलि योग समिति मुख्य रूप से योग का प्रचार प्रसार करेगी। भारत स्वाभिमान का गठन मुख्य रूप से आंदोलन और व्यवस्था परिवर्तन के कामों के लिए हुआ था, लेकिन अभी क्योंकि अपना कोई बड़ा आंदोलन नहीं चल रहा, तो भारत स्वाभिमान का भी प्रमुख उद्देश्य क्या है? योग के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन करना, वैचारिक परिवर्तन करना। युवा भारत योग के माध्यम से युवाओं के अंदर वैचारिक परिवर्तन का काम करेगा। पतंजलि किसान सेवा समिति किसानों को जोड़ते हुए किसानों को कुदरती खेती, जीरो बजट खेती, हानिकारक रसायनों से रहित खेती के तरीके सिखाएगी और किसानों तक योग आयुर्वेद को पहुंचाएगी। महिला पतंजलि योग समिति माताओं बहनों तक योग को पहुंचाएगी, योग से माताओं बहनों को जोड़ेगी और योग से जोड़ने के बाद माताओं बहनों को योग की कक्षाएं उनकी लगाना, उनका योग शिविर लगाना, और बच्चों को जो 10 वर्ष से 12 वर्ष से कम की अवस्था के बच्चे हैं, जिनके लिए प्रथम गुरु माँ होती है, उनके माध्यम से उनको नशा मुक्ति का, बाल संस्कार का कार्यक्रम देना, उनको उनका बालकों का संस्कार करना, ये महिला पतंजलि योग समिति के प्रमुख रूप से काम है। लेकिन 5 के मूल में क्या है? 5 के मूल में क्या है? योग 5 के मूल में है। अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे लेकिन मूल से जुड़े रहेंगे। सहयोग के साथ, समन्वय के साथ, सेवा के साथ काम करना है, मूल से जुड़े रहकर कार्य करना है। तो ये 5 संगठन और 5 ट्रस्ट के मैंने में आपके सामने बात रखी। जैसे ट्रस्ट अपने यहां पर काम करते हैं, वैसे ही ट्रस्ट नेपाल में बना हुआ है। नेपाल में भी पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के नाम से कार्यरत है। मॉरिशस में ट्रस्ट बना हुआ है, कनाडा में ट्रस्ट बना हुआ है, यूएसए में ट्रस्ट बना हुआ है, यूके में ट्रस्ट बना हुआ है। ऐसे कई देशों में ट्रस्ट बने हुए हैं, जैसे भारत में बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त और कार्य क्या क्या हैं? इसके अतिरिक्त और कार्य हैं योग का कार्य। योग की बात हमने की, एक बार स्लाइड भी देख लेंगे सभी, आपको थोड़ा सा और ध्यान आ जाएगा। क्योंकि जो हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, उसका 10% इफेक्ट होता है, बोलते हैं उसका 40% प्रभाव पड़ता है, और जब हम चित्र के साथ देखते हैं उसका 90% तक स्मृति में प्रभाव पड़ता है। और अच्छे वक्ता का गुण वही होता है जो बोलते बोलते आपके सामने चित्र खींच दे। आपकी आंखों के सामने, आपके मन में जो बोला जा रहा है उसका चित्र यदि नहीं आएगा तो वक्ता क्या बोल रहा है और आप क्या सुन रहे हैं उसमें कभी भी तारतम्य नहीं बनेगा और विषय आप समझ ही नहीं पाएंगे। आपको एक अच्छा वक्ता भी बनना है, आप तभी युवाओं के मध्य में अपनी बात रख पाएंगे। तो ये पतंजलि योगपीठ योग के प्रचार प्रसार के लिए मुख्य रूप से संस्थान है। इसके अतिरिक्त हमारी एक योग संदेश पत्रिका छपती है। योग संदेश का नाम आपने सुना होगा। सुना है? योग संदेश लगभग
12-13 भाषाओं में पत्रिका है जिसमें पतंजलि योगपीठ के बारे में समस्त जानकारी, योग आयुर्वेद के बारे में, संस्थान की गतिविधियों और सेवाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। कई लाख की संख्या में ये छापी जाती है। और जो हमारे आजीवन सदस्य, संरक्षक सदस्य, कारपोरेट सदस्य हैं, उनको ये निःशुल्क हर महीने भेजी जाती है। आपको यदि यह योग संदेश पत्रिका चाहिए तो आप फेज 1 में योग संदेश पत्रिका का कार्यालय बना हुआ है। फेज 2 में श्रद्धालम के बाहर आप योग संदेश की रसीद कटवा सकते हैं। 1 वर्ष का 150 रुपये मूल्य है और 5 वर्ष का शायद 700 रुपये का मूल्य है। वो आप जमा करवा देंगे तो हर महीने घर बैठे आपको यह योग संदेश पत्रिका मिलती रहेगी। विश्व के अनेक गणमान्य व्यक्तियों को पतंजलि योगपीठ ने योग से जोड़ा है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने जैसे अपने यहाँ संसद भवन है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, संयुक्त राष्ट्र संघ में योग के व्याख्यान दिए हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने तो गरीबी उन्मूलन के अपने कार्यक्रम में पूज्य स्वामी जी महाराज को चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया था। ऐसे व्यक्तित्व जिनका सर्वाधिक प्रभाव है, उनको इस कार्यक्रम के लिए जोड़ा था। पूरे देश भर में पतंजलि योगपीठ के माध्यम से सेवाओं में एक बड़ी सेवा है योग शिविर लगाने की। पतंजलि योगपीठ ने लगभग देश में 400 से अधिक जिलों में, अनेकों तहसीलों में, सैनिकों से लेकर, विद्यार्थियों से लेकर, शिक्षकों से लेकर, अलग अलग सेवाओं के लोगों के लिए हजारों की संख्या में शिविर आयोजित किए हैं, जिसमें लगभग 15 से 20 करोड़ लोगों से पूज्य स्वामी जी महाराज ने प्रत्यक्ष रूप से संवाद किया है, प्रत्यक्ष रूप से योग को पहुंचाया है। और अप्रत्यक्ष रूप से बात की जाए तो देश और दुनिया के लगभग 100 करोड़ लोगों तक योग को पहुंचाने का काम पतंजलि योगपीठ द्वारा किया गया है। यूके, यूएसए, जापान, कनाडा, दुबई, पूर्वी अफ्रीका, युगांडा, केन्या, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, ये सारे वो देश हैं जहां पर योग के कार्यक्रम आयोजित करने में पूज्य स्वामी जी श्रद्धेय आचार्य जी के मार्गदर्शन में योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयुर्वेद भारत की 2000 साल पुरानी परंपरा है। उस समय जब चिकित्सा विज्ञान का नाम देश व दुनिया में कोई सभ्यता और संस्कृति तो कोई थी ही नहीं, मेरा ये मानना है। सभ्यता थी तो केवल भारत में थी और कहीं थी नहीं। तो उस समय जो लोग जंगली कबीलों में रहते थे, उनके पास कोई भी सुनियोजित व्यवस्था स्वास्थ्य की नहीं थी। हमारे महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक ने आज से 2000 वर्ष पहले सुश्रुत संहिता, चरक संहिता के नाम से अनुपम ग्रंथ पूरी मानव जाति को भेंट किए। उन्होंने आयुर्वेद का पूरा वर्णन लिखा, एक एक औषधि के बारे में लिखा। एक एक औषधि के बारे में नहीं लिखा, एक एक पेड़ के बारे में, उसकी जड़ के गुणधर्म क्या है, उसके पत्ते के गुणधर्म क्या है, उसके छिलके के, तने के छिलके के गुणधर्म क्या हैं, उसके फूल के क्या गुण हैं, उसके फल के क्या गुण हैं, उसकी गुठली के क्या गुण हैं, किस ऋतु में किस प्रकार से किस प्रकार से प्रभाव डालता है, किस रोग में प्रभाव डालता है, कितनी मात्रा में वो लेना चाहिए, किसके साथ लेना चाहिए, उसके साथ क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि आधुनिक विज्ञान ने जितनी रिसर्च की है उससे कई 100 गुना अधिक रिसर्च हमारे ऋषि मुनियों ने की थी। और उन्होंने यह आयुर्वेद जैसा ग्रंथ हमें दिया। महर्षि चरक और सुश्रुत ने आज से 2000 वर्ष पहले, जब कोई व्यक्ति सर्जरी का नाम नहीं जानता था, तो उस समय 125 प्रकार के सर्जरी के यंत्रों का विवरण लिखा है। तो आयुर्वेद जिसको भुला दिया गया था, एलोपैथी ने चारों ओर से कब्जा कर लिया था। लोगों ने ये मान लिया था कि आयुर्वेद तो सिर्फ चूर्ण चटनी का नाम है, या लोहे तांबे पारे की भस्मों का नाम आयुर्वेद है। आयुर्वेद को बदनाम कर दिया गया था कि आयुर्वेद की दवा लोगे तो किडनी फेल हो जाएगी, आयुर्वेद की दवा लोगे तो आराम नहीं आएगा, आयुर्वेद की दवा लोगे तो दवा लेनी बहुत मुश्किल है, आयुर्वेद की दवा लोगे तो आयुर्वेद की दवा से जल्दी आराम नहीं आएगा। ये सारे भ्रम समाज में फैले हुए थे, और केवल आपके और मेरे अंदर फैले हुए नहीं थे। जो आयुर्वेद के चिकित्सक थे, जिन्होंने 4 साल आयुर्वेद की पढ़ाई की थी, वो आंदोलन करते थे कि हमें एलोपैथी दवाई लिखने की अनुमति मिलनी चाहिए। आयुर्वेद के चिकित्सक पढ़ाई आयुर्वेद की करते थे, लेकिन वो जब अपने क्षेत्र में जाते थे, गली मोहल्ले या क्लिनिक में जाते थे, तो एलोपैथी की 4 दवाइयों को लिखने में अपना गौरव समझते थे। तो वो आयुर्वेद जो रसातल में जा चुका था, जो लोगों का भरोसा खो चुका था,
वो आयुर्वेद जिसको पूरी तरह से षड्यंत्र के तहत बदनाम कर दिया था, उसको दोबारा विश्व में प्रतिष्ठापित करने के लिए पतंजलि योगपीठ का नाम सबसे पहले आता है। आज आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के पुरुषार्थ से अपोलो, एम्स जैसे गंभीर बड़े हॉस्पिटलों के जो गंभीर रोगी हैं, उनको जब वहां आधुनिक चिकित्सा में कोई मार्ग नहीं मिलता तो वो कहते हैं कि अब आप आयुर्वेद की शरण में चले जाइए। आयुर्वेद तो पहले भी था, लेकिन बीच के कुछ हिस्से में आयुर्वेद को बदनाम कर दिया गया था। तो आयुर्वेद की औषधियों को उच्च गुणवत्ता के साथ उपलब्ध करवाना, एक एक जड़ी बूटी के ऊपर रिसर्च करने का काम। सवाल जवाब अंत में लेंगे, आप लिख लीजिए। किसी के मन में कोई सवाल आए ना, मैं जो विषय रख रहा हूं उसके बीच में कोई सवाल आपके मन में आता है तो आप लिख लीजिए, अंत में मैं आपके सवाल जवाब सब लूंगा। तो उस आयुर्वेद को शिखर तक पहुंचाने का काम पतंजलि योगपीठ ने किया है। आज पूरे देश में 3000 से अधिक वैद्यों को पतंजलि के द्वारा नियुक्त करके वो निशुल्क देश के करोड़ लाखों लोगों को प्रतिदिन निशुल्क योग और आयुर्वेद का परामर्श देते हैं। ये काम करने का श्रेय भी केवल और केवल पतंजलि योगपीठ को जाता है। आयुर्वेद के ऊपर अनुसंधान, मैंने जैसा बताया कि पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के नाम से, अभी आप यहां से जैसे ही निकलते हैं तो राइट साइड में एक बड़ी सी बिल्डिंग आप देखते हैं, उसका नाम उसके ऊपर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पतंजलि अनुसंधान केंद्र, पतंजलि रिसर्च सेंटर। उसमें पेड़ पौधों के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, जैसा पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया कि करोड़ों रुपए की मशीनें मंगवाई जा रही हैं, लाई जा रही हैं। तो पतंजलि आयुर्वेद के ऊपर, योग के ऊपर रिसर्च का एक बड़ा काम कर रही है। हमारा आयुर्वेद, हमारी मैनेजमेंट के सूत्र, हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान अच्छा है, लेकिन पूरी दुनिया के लोग उसको स्वीकार क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने उसका मानकीकरण नहीं किया, उसके स्टैंडर्ड्स नहीं बनाए। तो ये आयुर्वेद और योग के स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए कि पूरी दुनिया के सामने प्रामाणिकता के साथ रखा जा सके कि ये मात्रा है, इतना करेंगे तो इसका ये रिजल्ट आएगा, ये खाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा, इस प्रोसेस से बनाएंगे तो ये परिणाम आएगा। तो लगभग सैकड़ों शोध पत्र पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से देश व दुनिया के अलग अलग प्रतिष्ठित मेडिकल, प्रतिष्ठित जो रिसर्च पत्रिकाएं हैं, पत्र हैं, उनमें प्रकाशित किए गए हैं। पतंजलि योगपीठ द्वारा सर्वप्रथम अष्टवर्ग के पौधों की खोज की गई। आयुर्वेद में कुछ ऐसे पौधे थे जो लुप्त थे, जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, उनके ऊपर रिसर्च करके उनको खोजने का काम पतंजलि योगपीठ द्वारा श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के माध्यम से, उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से किया गया। संजीवनी बूटी का नाम आपने सुना होगा। हनुमान जी, जिसको जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्तिवाण लगाकर उनको बेहोश कर दिया था, तो उस समय वो लाने के लिए गए थे, हिमालय से लेकर आए थे। उस संजीवनी बूटी को दोबारा से खोजने का काम पतंजलि योगपीठ द्वारा किया गया, और अभी वो रिसर्च पूर्ण नहीं हुई है, उसके ऊपर और रिसर्च करनी बाकी है। प्राकृतिक चिकित्सा, पतंजलि योगपीठ द्वारा 150 एकड़ में इस देश व दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे नैसर्गिक, सबसे प्राकृतिक चिकित्सालय योगग्राम में संचालित किया जा रहा है। एक दिन हम आपको भेजेंगे, आप वहां पर देखकर आना। स्वदेशी के 3 प्रमुख पहलू, ये योग ग्राम के साथ साथ पतंजलि ग्रामोद्योग और कुदरती खेती। अपने पतंजलि योगपीठ में लगभग 400 एकड़ से अधिक जमीन पर कुदरती खेती के प्रयोग किए जा रहे हैं कि बिना यूरिया, बिना रासायनिक खादों के हम कैसे खेती करें। आजकल लगातार बात उठती है कि बीटी कॉटन, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज को अनुमति दी जाए या ना दी जाए। पतंजलि योगपीठ में चावल के, गेहूं के, धान के, बहुत से ऐसे देशी बीजों के ऊपर प्रयोग किया जा रहा है जिनके जीन्स हमारे देश के हिसाब से पहले से मॉडिफाइड है। जिन बीजों को खत्म कर दिया गया, उन बीजों को दोबारा से बनाने का काम पतंजलि योगपीठ के माध्यम से किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में पतंजलि विश्वविद्यालय योग
प्राच्य विद्या के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहा है। पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज, पतंजलि गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा, आचार्य कुलम, वैदिक गुरुकुलम, ये सारे प्रकल्पों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा काम पतंजलि योगपीठ द्वारा किया जा रहा है। आयुर्वेद में अनुसंधान के साथ साथ योग के क्षेत्र में अनुसंधान का एक बड़ा काम किया जा रहा है। पूरे भारत के और पूरी दुनिया के मेडिसिनल प्लांट का एनसाइक्लोपीडिया बनाने का काम भी पतंजलि योगपीठ के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें लाखों पौधों का, औषधियों का विवरण रहेगा, जो पूरी दुनिया के लिए एक अनुपम उपलब्धि रहेगी। गौ सेवा का, गाय के ऊपर रिसर्च करने का, गाय के ऊपर अनुसंधान करने का, गाय की नस्ल सुधार करने का, गौमूत्र में सोना खोजने का, गौमूत्र से गोनायल बनाने का, पंचगव्य से अलग अलग उत्पाद बनाकर गाय को बचाने का एक बड़ा काम पतंजलि योगपीठ के माध्यम से किया जा रहा है। जब कोई राष्ट्रीय आपदा आती है, बिहार में बाढ़ आई, असम में बाढ़ आई, केदारनाथ में आपदा आई, नेपाल में भूकंप आया, लेह लद्दाख में बादल फटा, ये सारी जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसमें सबसे पहले कोई सहयोग करने वाला संस्थान होता है तो वो पतंजलि योगपीठ होता है। सामाजिक कार्यों में, अनाथ आश्रम चलाने में, कुष्ठ रोगियों की सेवा करने में, वस्त्र वितरण करने में, गरीब कन्याओं का विवाह करने में पतंजलि सदैव आगे रहता है। ऐसे कई आश्रम हैं। हरिद्वार में भी एक कुष्ठ रोगियों के लिए एक आश्रम है, उस आश्रम को पतंजलि योगपीठ ने गोद लिया हुआ है और उसमें जितना भी व्यय होता है उसमें सबसे बड़ा योगदान पतंजलि योगपीठ द्वारा होता है। गंगा नदी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए सबसे पहले पतंजलि योग समिति ने, पतंजलि योगपीठ ने पूज्य स्वामी जी, श्रद्धाचार्य जी और देश के सारे संतों को एक साथ जोड़कर पतंजलि मां गंगा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करवाने का काम भी पतंजलि योगपीठ द्वारा किया हुआ है। आप में से वो कौन कौन भाई हैं तो जो 2008 से जुड़े हुए हैं? अगस्त 2008 में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया था, उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और हमारे ज्ञापन देने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर गंगा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में आचार्य कुलम से लेकर जितने भी हमारे संस्थान हैं उसमें योग्य विद्यार्थियों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको 25 से लेकर 90% तक छात्रवृत्ति दी जाती है। हमारे 5 प्रमुख ट्रस्टों के बारे में मैंने आपके सामने बात रखी। हमारे ट्रस्टों में जो ट्रस्टी हैं उसमें जो ट्रस्टी हैं वो सेवा भाव से काम करते हैं और ट्रस्टों में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं। आप आज किसी भी ट्रस्ट को देखें जिसके पास थोड़े से भी संसाधन हैं, वो अलग अलग प्रकार के विवादों में फंस जाता है। पतंजलि योगपीठ ऐसी संस्था है जिसके सारे ट्रस्ट सेवा के आधार पर, संकल्प के आधार पर चलते हैं। ट्रस्टों के संचालन की कार्य पद्धति है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी का मार्गदर्शन रहता है। ट्रस्ट पूरी प्रामाणिकता के साथ कार्य करें, इसके लिए ट्रस्ट की सारी गतिविधियों का निरंतर पारदर्शिता के साथ निरीक्षण किया जाता है। आपके जिलों में जो अकाउंट खुले हुए हैं उनका भी हर वर्ष हिसाब किताब मंगवाया जाता है, ऑडिट मंगवाई जाती है। जब केंद्र से या राज्य से कोई व्यक्ति जाता है तो वो उनको ऑडिट करने का काम करता है। तो ये ट्रस्टों के विषय में। संस्थान का आर्थिक सिद्धांत और मर्यादाएं, संस्थान का आर्थिक सिद्धांत और मर्यादाएं हैं कि संस्थान के पास जो कुछ आर्थिक सामर्थ्य है, आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, वो सब सेवा के लिए हैं, भोग के लिए नहीं है। सभी प्रकल्पों को स्वावलंबी बनाना, सामूहिक रूप से निर्णय लेना, 1 रुपया भी भोग विलास के लिए प्रयोग ना करके सेवा कार्यों में लगाना, ये हमारे संस्था का उद्देश्य है, ये हमारी संस्था की कार्य पद्धति है। संस्थान में जो संस्थान का पूरा प्रबंधन और नेतृत्व है वो पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी का रहता है। इसके अतिरिक्त हर क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, पतंजलि ग्रामोद्योग में, पतंजलि गौशाला में, पदार्था में, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में, अलग अलग इकाइयों में जो योग्य व्यक्ति हैं उनका चयन करके उनको दायित्व दिया हुआ है। तो ये मैंने संस्थान के बारे में आपके सामने परिचय रखा।
तो 5 संगठन, 5 संस्थान और हमारी सेवा के जो अलग अलग कार्य हैं उनके बारे में मैंने संक्षेप में आपके सामने रखा है। विषय लंबा है, छोटा विषय नहीं है, लेकिन मैंने इसको लगभग 1 घंटे में समेटने का प्रयास किया है। अगर इन सेवाओं के बारे में मैं आपको और विस्तृत रूप से रखूं और इसको विस्तार दूं, अच्छे से आपको समझाऊं, तो ये मुझे लगता है कि लगभग 8 से 10 घंटा इसके लिए बोलना पड़ेगा। लेकिन संक्षेप में आप इतना ही ग्रहण कर पाएंगे, इतना ही याद कर पाएंगे। तो मैंने जो आपके सामने विषय रखा, इतिहास से लेकर वर्तमान तक सेवा के कार्य, मैं आशा करता हूं आपको स्पष्ट हुआ होगा और आपने मुझे ध्यान से सुना। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।